नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आजकल हर किसी की जॉब लगना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपकी जॉब भारत के किसी सबसे बेहतरीन कंपनी में लग जाए, आपको खूब बढ़िया सी एक पोस्ट मिल जाए, लाख रुपए महीने से ज़्यादा आपकी सैलरी हो, रहने के लिए देश के सबसे पॉश इलाके में आलीशान बंगला मिले, बस, ट्रेन, एरोप्लेन सबकी टिकट में रिलैक्सेशन मिले, आने जाने के लिए बढ़िया सी गाड़ी मिले, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के बिल से मुक्ति मिले, ढेर सारी छुट्टियां मिलें, छोटे बड़े तमाम काम करने के लिए खूब सारे नौकर चाकर मिलें। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप आए दिन अपने ऑफिस से छुट्टी लेते रहें, कोई ना कोई बहाना लगाकर घंटा गोल करते रहें, ज़रूरी मीटिंग्स अटेंड न करें और ऑफिस में आपकी अटेंडेंस 50% भी ना हो, तो कंपनी आपको भला कब तक बर्दाश्त करेगी? शायद अगले महीने ही वो आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। मगर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के केस में ऐसा नहीं हुआ। 2014 में मथुरा की जनता ने उन्हें चुनकर भारत की संसद में भेजा। उनकी ड्यूटी क्या थी? उनकी ड्यूटी थी कि वे संसद की लोकसभा में आयोजित होने वाली हर मीटिंग में शामिल हों, वहां मथुरा की जनता की समस्याओं को सबके सामने रखें, उन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित मंत्रियों पर दबाव बनाएं, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करें और सरकार मथुरा की जनता के लिए जो भी पॉलिसी बनाए उसे रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट करवाने के लिए संबंधित अफसरों से लगातार मिलती रहें। और जब लोकसभा के सेशंस न चल रहे हों, तब मथुरा की जनता के बीच घूम घूम कर उसके दुख दर्द की साझीदार बनती रहें। लेकिन हेमा मालिनी ने क्या किया? आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 से 2019 तक के अपने कार्यकाल में लोकसभा में हेमा मालिनी की अटेंडेंस केवल 39% रही, जबकि इसी दौरान देश के सभी सांसदों की एवरेज अटेंडेंस 80% थी। देश के तमाम इंपॉर्टेंट इश्यूज पर लोकसभा में तब जो डिबेट्स हुई, उनमें से केवल 17 डिबेट्स में ही हेमा मालिनी शामिल हुई, बाकी सब में उन्होंने घंटा गोल किया। इस मामले में देश के सभी सांसदों का एवरेज 67 से ज्यादा का था। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ ही देश की तमाम समस्याओं को लेकर हेमा मालिनी ने 5 साल में कुल 210 सवाल सदन के अंदर रखे। इस मामले में भी नेशनल एवरेज कहीं ज्यादा यानी 293 यानी 293 का था। इतनी पुअर परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो हेमा मालिनी को पहले साल में ही संसद से निकालकर बाहर करना था। मगर अफसोस, भारत के महान संविधान में जनता के पास राइट टू रिकॉल जैसी कोई ताकत है ही नहीं। लेकिन अगर यह अधिकार जनता के पास नहीं था तो कम से कम 5 साल बाद यानी 2019 में तो हेमा मालिनी को दोबारा सांसद नहीं बनाना था ना। मगर हाय रे हमारी जनता, लाखों लोगों ने एक बार फिर से उन्हें भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेज दिया। अगर वाकई हेमा मालिनी एक जिम्मेदार सांसद होती तो इस बार अपनी अटेंडेंस को अगर 100% न सही तो कम से कम 80-90% जरूर रखती। लेकिन उन्होंने क्या किया? 2019 से 2024 के अपने दूसरे कार्यकाल में भी हेमा मालिनी की लोकसभा में अटेंडेंस 50% का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, जबकि इस मामले में नेशनल एवरेज 79% का था। डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के मामले में भी इनका आंकड़ा केवल 20 का रहा, जबकि नेशनल एवरेज 46.7 का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करने के मामले में भी इनका बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। इन्होंने 5 साल में केवल 105 सवाल लोकसभा में रखे, जबकि नेशनल एवरेज इससे 2 गुना यानी 210 सवालों का रहा। कुल मिलाकर फैक्ट यह है कि पिछले 10 साल में भारत की संसद में हेमा मालिनी की प्रेजेंस किसी जिम्मेदार सांसद की जैसी नहीं, बल्कि किसी मेहमान के जैसी रही। और कायदे से ऐसी मेहमान को 10 साल से ज्यादा झेलना हद दर्जे की बेवकूफ़ी होगी। सांसद तो छोड़िए, अगर स्कूल कॉलेज में किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस इतनी पुअर हो तो उसे एग्जाम तक में नहीं बैठने देते, और आप इन्हें संसद में भेजने की बात करते हैं। अगर ऐसा मन भी बनाते हैं तो भाई ये हद दर्जे की नादानी होगी। इसलिए किसी भी जागरूक नागरिक को हेमा मालिनी की अब तक की परफॉर्मेंस के बेसिस पर वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ये दलील दे सकते हैं कि हेमा मालिनी संसद से भले ही बंक मार रही थीं, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पर उनके काम का इवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने क्या क्या काम करवाए। तो ठीक है जी, मथुरा में हेमा मालिनी के कामकाज की कुछ झलकियां देखते हैं। मथुरा को सबसे बड़ी जरूरत थी रोजगार की। ऐसे में हेमा मालिनी के प्रयासों से मथुरा में रिफाइनरी जैसा सेंट्रल लेवल का कोई बड़ा कारखाना खुल गया हो, जिसमें हजारों लोगों को नौकरियां मिल गई हों, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ।
लेकिन अपने पहले कार्यकाल में हेमा मालिनी ने मंडी चौराहे पर एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किया था। तब इसके जरिए मथुरा के नौजवानों को सुंदर भविष्य के बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। लेकिन आज यह कौशल केंद्र पिछले कई सालों से धूल फांक रहा है। इसे संचालित करने वाली कंपनी यहां से उड़ चुकी है और इस बिल्डिंग की हालत देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि रोजगार के लिए किए गए हेमा मालिनी के वादों में कितना दम था। अब बात कर लेते हैं स्कूली शिक्षा की। किसी लोकसभा क्षेत्र में सस्ती और अच्छी स्कूली शिक्षा देने के लिए भारत सरकार 1963 से केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल्स खोलती रही है। मुझे याद है कि जब 1993 में मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन सेंट्रल स्कूल की चौथी क्लास में करवाया था, तब हमें केवल 5 रुपये महीने की मामूली सी फीस के बदले क्वालिटी एजुकेशन मिलती थी, जबकि प्राइवेट स्कूल्स की फीस उन दिनों 200-300 रुपये होना आम बात थी। एक से एक विद्वान टीचर्स थे हमारे। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार हुआ करता था। एक एक क्लास में दर्जन भर स्टेट्स के हम 30-35 बच्चे एक साथ पढ़ते खेलते थे और कल्चरल डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना सीख जाते थे। उन दिनों मथुरा में 3 सेंट्रल स्कूल्स होते थे। अब बीते 30-31 साल में मथुरा की आबादी करीब करीब दोगुनी हो चुकी है। इस हिसाब से मथुरा में सेंट्रल स्कूल्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6। मगर अफसोस, आज 3 दशक बाद भी मथुरा में 3 ही सेंट्रल स्कूल्स चल रहे हैं। हेमा मालिनी पिछले 10 साल में एक भी नया सेंट्रल स्कूल नहीं खुलवा पाई। और हेमा मालिनी को तो छोड़िए, इंडिया टुडे ने एक आरटीआई के जरिए पता किया कि हेमा मालिनी की पार्टी यानी भाजपा की सरकार ने देश में 2014 से 2022 के दौरान केवल 159 नए सेंट्रल स्कूल्स बनवाए। यह संख्या 2004 से 2012 के बीच बने 202 सेंट्रल स्कूल्स के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि हेमा मालिनी और उनकी पार्टी के मुखिया नहीं चाहते कि गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे कम फीस में अच्छी एजुकेशन पालें। इसलिए वे आपको महंगे प्राइवेट स्कूल्स के हवाले छोड़ दे रहे हैं, जहां की फीस और चोचलों के चक्कर में जेब खाली करते करते आपके घर का बजट बिगड़ जाता है। यहां पर एक बात और गौर करने लायक है कि सेंट्रल स्कूल्स में स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ते हैं। केंद्र सरकार जितनी नौकरियां देगी उसे सेंट्रल स्कूल्स की संख्या उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मोदी और हेमा मालिनी के दौर में अगर ज्यादा सेंट्रल स्कूल्स नहीं खुले हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस दौर में केंद्र सरकार ने ज्यादा नौकरियां नहीं दी हैं। अभी ताजा सूचना तो यह मिली है कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल स्कूल्स की हर क्लास में 8-8 सीट्स कम कर दी हैं। यानी सारा खेल आपके सामने है। इसी तरह बात कर लेते हैं हेल्थ सर्विसेज की, अस्पतालों की। मथुरा में सस्ते और अच्छे इलाज की प्रॉब्लम काफी पहले से रही है। अगर किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो आगरा या दिल्ली भागना पड़ता है। इस डिमांड को देखते हुए 2016 में यहां नयति मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हुआ। कॉरपोरेट कल्चर वाले इस प्राइवेट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन रतन टाटा ने किया था। हेमा मालिनी भी यहां आती जाती रही थीं, लेकिन उनके दिमाग में शायद ये कभी ना आया हो कि नयति जैसा कोई सरकारी अस्पताल मथुरा में खुलना चाहिए, या जो अनेकों सरकारी अस्पताल पहले से ही सरकारों ने मथुरा में बनवा रखे थे उन्हीं को दुरुस्त करके नयति हॉस्पिटल जैसा बना दिया जाए। इसी बीच कोरोना का कहर टूट पड़ा। 2020-21 की उस मनहूस घड़ी में जब मथुरा की जनता दुख दर्द से तड़प रही थी, तब हेमा मालिनी मथुरा में जनता की सहायता के लिए उपलब्ध नहीं थी। वे तो मुंबई में ताली थाली बजा रही थी। कोरोना की दूसरी वेव में हेमा मालिनी ने जनता की मदद के नाम पर 7 ऑक्सीजन एनहेंसर मशीन्स यहां के हॉस्पिटल में इंस्टॉल करवाई। बस इतना ही। इससे कहीं ज्यादा तो यहां के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने किया जनता के लिए। और तो और खुद मैंने और मेरे दोस्तों ने जान का खतरा मोल लेकर न जाने कितने ही लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दवाएं, खाने पीने का सामान और न जाने क्या क्या अवेलेबल करवाया। इस हिसाब से तो हम में से किसी एक को मथुरा का सांसद बना देना चाहिए। खैर, कोरोना काल में नयति हॉस्पिटल बर्बाद हो गया और बंद हो गया। वो बचा रहता तब भी मथुरा की गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लिए उसमें इलाज कराना आसान नहीं होता। लेकिन कम से कम उसके बंद होने के बाद ही सही हेमा मालिनी ने एक बार तो कहा होता कि वे इस इलाके में केंद्र सरकार की मदद से अस्पतालों का रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगी, या फिर यहां सेंट्रल लेवल का कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाने की कोशिश करेंगी। लेकिन नहीं, ये सब बातें उनके मुख से किसी ने कभी नहीं सुनी।
हेमा मालिनी धर्म की बात करती हैं, कृष्ण की बात करती हैं। वे यमुना जल को शुद्ध करवाने का वादा करके यहाँ की सांसद बनी थी, लेकिन ये 10 साल गवाह हैं कि हजारों करोड़ रुपए स्वाहा करने के बाद भी यमुना नदी पहले से कहीं ज्यादा प्रदूषित हो गई है। यमुना जल प्रदूषण की वजह से धार्मिक लोगों की आस्था को ठेस तो लगती ही है, लेकिन साथ ही यमुना की धारा के आसपास के अंडरग्राउंड वाटर में और खेत खलिहानों में पैदा होती साग भाजी में यमुना की धारा में बहता जहर तेजी से फैल रहा है। इस पानी को पीने और इन सब्जियों को खाने से मथुरा के तमाम लोग एक तरफ तो बड़ी तेजी से किडनी जैसे ऑर्गन्स की बीमारियों के शिकार बन रहे हैं, तो वहीं कैंसर के मरीजों की संख्या भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसका सबूत यह है कि मथुरा वृंदावन में बीते कुछ सालों में इन बीमारियों का इलाज करने वाले एक्सपर्ट्स की दुकानें, मेरा मतलब है उनके अस्पताल, बड़ी संख्या में खुलते गए हैं। यमुना जल को प्रदूषण से मुक्त करने के सवाल पर कुछ ही दिनों पहले हेमा मालिनी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे कह रही हैं कि यमुना को शुद्ध करने का मैंने काफ़ी बड़ा प्लान किया था। मैं इसे विश्राम घाट से शुरू करने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कुछ करने नहीं दिया गया। इतना कुछ करने का मैंने प्लान किया था। पहले तो विश्राम घाट से स्टार्ट करने वाली थी, तो बहुत बड़ा प्लान किया था, वो दुर्भाग्यवश करने नहीं दिया। इसमें कुछ 14 नाला था, उसमें 20 को तो हमने बंद कर दिया है और 4 बाकी है। इसमें कुछ 14 नाला था, उसमें 20 को तो हमने बंद कर दिया है और 4 बाकी है। इस वीडियो से पता चलता है कि हेमा मालिनी को यमुना प्रदूषण के मसले का बेसिक लेवल का भी ज्ञान नहीं है। वे कह रही हैं कि मैं विश्राम घाट से शुरू करने वाली थी, जबकि हकीकत यह है कि यमुना हरियाणा से ही प्रदूषित होना शुरू हो जाती है और दिल्ली के ओखला बैराज के बाद एक बूंद भी यमुना जल मथुरा में नहीं आता। सबका सब हरियाणा और दिल्ली का वेस्ट वाटर होता है। और दूसरी बात यह कि 10 साल सांसद रहने के बाद में वे कह रही हैं कि उन्हें कुछ करने नहीं दिया गया। भाई किसने नहीं करने दिया, क्यों नहीं करने दिया? और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि अब तीसरी बार में भी यमुना को शुद्ध करने के लिए आप कुछ कर पाएंगी? एक तरफ यमुना का पानी गंदा होता चला जा रहा है और दूसरी तरफ हेमा मालिनी पानी साफ करने की मशीन का विज्ञापन करती जा रही हैं। हिपोक्रेसी तो देखिए कि जिस दिन हेमा मालिनी विश्राम घाट पर यमुना पूजन करते हुए फिर से यमुना जल शुद्धिकरण का वादा करती हैं, उसके अगले ही दिन अखबार में वे फुल पेज के विज्ञापन में पानी साफ करने की मशीन बेचती हुई दिखती हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर हेमा मालिनी ने यमुना का पानी साफ करवा दिया तो आप पानी साफ करने वाली मशीन भला क्यों खरीदेंगे? इसका मतलब साफ है कि अपनी मशीन बेचने के लिए हेमा मालिनी कभी भी यमुना के पानी को साफ नहीं होने देंगी। हेमा मालिनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, शानदार डांसर हैं। जब वे सांसद बनी तो लोगों को उनसे उम्मीद थी कि वे मथुरा के नौजवान कलाकारों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए केंद्र सरकार की मदद से कोई आर्ट इंस्टीट्यूट शुरू करवाएंगी। यहाँ के लोक कलाकारों को और थिएटर के लोगों को प्रमोट करने के लिए कोई बड़ा सेटअप खड़ा करवाएंगी। लेकिन ऐसा करने की बजाय वे बिल्डर्स और ठेकेदारों को प्रमोट करने के लिए समय समय पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में खुद ही कभी राधा, कभी यशोदा, तो कभी मीराबाई बनकर नाचती रहीं। और जानकारों का तो ये कहना है कि अपनी इन डांस परफॉर्मेंसेस के लिए वे बराबर पेमेंट भी चार्ज करती रहीं। लोकसभा की कार्यवाहियों से बंक मारकर हेमा मालिनी दरअसल एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर जगह जगह स्टेज परफॉर्मेंसेस देती रहीं, फिल्मों में काम करती रहीं, अपने बिजनेस को प्रमोट करती रहीं और इसके बूते अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ाती रहीं। 100 बातों की एक बात यह है कि हेमा मालिनी एक सांसद के तौर पर बिल्कुल असफल महिला हैं। वे मथुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को कभी भी वो सब नहीं दे सकती जिसकी ज़रूरत यहाँ की जनता को वास्तव में है। इसलिए हेमा मालिनी को वोट देना बहुत बड़ी गलती साबित होगी। वैसे हेमा मालिनी ही क्या, किसी भी नेता की परफॉर्मेंस को परखने के लिए कम से कम इस लेवल की रिसर्च तो की ही जानी चाहिए। जाति, धर्म, पार्टी या किसी लालच के चक्कर में किसी नाकाबिल नेता को वोट देने से बेहतर तो यही होगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।